रिवर्सिबल रिएक्शंस, व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकें। मीन्स रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और यही प्रोडक्ट जब बैकवर्ड मूव करते हैं और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं तो इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास ये आ रहा होता है कि आपके पास रेट, ओके एक सेकेंड, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और बैकवर्ड भी रिएक्शन मूव करता है और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है। रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड होती है एंड प्रोडक्ट साइड राइट साइड होती है। जब भी रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव करेगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्जन हो रही होती है तो उसे हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस अगर आ रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। नॉर्मली जितने भी हम रिएक्शंस पहले पढ़ते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे। इरिवर्सिबल आपके नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा होता है, ओनली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसमें हमारे पास सिंगल हेडेड एरो यूज होता है। ये सिंपल एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल हेडेड एरो आता है। डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम होता है इक्वल होना, दोनों रिएक्शंस का इक्वल होना इक्विलिब्रियम होता है। तो आपके पास इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, नॉर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम फिजिक्स में भी टर्म यूज होती है, मींस इक्वल। जब आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, और जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया है रिएक्टेंट, हमारे पास 10 है, 10 ग्राम रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा तब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की अमाउंट 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी नहीं बन रहे। लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होना शुरू होगी। तो रिएक्टेंट 9 हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई 8, प्रोडक्ट 2, reactant further decrease 7, product 3. तो by the passage of time reactant concentration decrease हो रही होती है और product concentration increase हो रही होती है। reactant concentration decrease हो रही है and product concentration increase हो रही है। अगर 6 हो जाते हैं reactant, product 4, and then अगर reactant 5 है and product भी 5 हो रहे हैं, तो ये पॉइंट है जब दोनों की अमाउंट इक्वल हो गई है, और इस पॉइंट पे मैं कहूँगी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। When concentration of reactant and products become equal, become constant, that point is equilibrium point. तो basically equilibrium की डेफिनेशन में हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। जब भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम, या डिफाइन द टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें हम 2 पॉइंट्स ऐड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, when the amount of reactant and products become equal or the concentration of reactant and product become equal, वो स्टेज इक्विलिब्रियम। एंड सेकेंड, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड में जा रहा है एंड प्रोडक्ट बैकवर्ड जा रहा है रिएक्टेंट में।
जब ये दोनों रिएक्शन की स्पीड यानी रेट इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, डिफाइन द टर्म इक्विलिब्रियम, तो आपने 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है rate of forward and backward reaction become equal, rate of forward and backward reaction become equal, ठीक है। तो जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जा रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड साइड पे जा रहा है, तो रेट इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। एंड सेकंड पॉइंट आप ऐड करोगे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल हो गई है। बेसिकली अब यहाँ पे ये इक्वल ही रहेगी जब तक कि हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। जितने रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते जाएंगे, और ये पॉइंट कांस्टेंट रहना है जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करते। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और रीअटेन भी कर सकते हैं। और सेकेंड, इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन हो सकता है जिसमें रिएक्शन दोनों साइड पे मूव करे। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product become constant, reactant and product become constant, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स आएंगे इक्विलिब्रियम में। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, not for irreversible reaction, सिर्फ reversible reaction। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? रिस्पॉन्स करना है, थम्स अप, समथिंग। ओके, इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। लाइक कॉपर सल्फेट बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है और एक होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ये। और अगर मैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करूंगी, ये ब्लू इन कलर है, अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो इसके अंदर से वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट। और ये इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का होता है और साथ में इसके वाटर बनेगा जो एवेपोरेट हुआ है। तो बेसिकली अगर आपके पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, आप उसको ग्लास रोड पे लो और डायरेक्टली उसको फ्लेम में हीट करो तो उसकी आउटर सरफेस वाइट होना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ से वो फ्लेम के साथ कांटेक्ट में होगा उसमें से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और वो वाइट हो जाएगा। ये अब हमारा फॉरवर्ड साइड पर रिएक्शन गया है कि सिर्फ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्रिपेयर हुआ है। अगर मैं उसी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में जो वाइट कलर का है उसमें दोबारा से वाटर का एक भी ड्रॉप ऐड कर दूंगी तो वो रिएक्शन बैक साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगा और दोबारा से वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। जो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है। सिंपल आप हीट कर रहे हैं तो अपने कॉपर सल्फेट को, ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट किया, देन वो वाइट कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हुआ और उसी एनहाइड्रस फॉर्म में और उसी वाइट में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो वो दोबारा से ब्लू हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है और इसमें इक्विलिब्रियम भी अटेन हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कोबाल्ट क्लोराइड की, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड। कलर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, हाइड्रेटेड का क्या होता है और एनहाइड्रस का क्या होता है। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, दोनों के कलर्स पता होने चाहिए। कोबाल्ट क्लोराइड, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड हम लिखते हैं।
जब उसमें वाटर है, हाइड्रेटेड का मतलब ही ये है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड ये पिंक कलर में होता है। अगर इसको भी आप फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जाओ और हीट करो तो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और एनहाइड्रस में से वाटर रिमूव हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू होता है और साथ में वाटर बनेगा और यही वाटर आप दोबारा से ऐड कर दो ब्लू में तो पिंक हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि अगर आप हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड को जो पिंक कलर का है उसको हीट करते हैं तो वो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से वाटर ऐड करेंगे तो वो हाइड्रेटेड में चला जाएगा। बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस सिंपल होते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं इस रिएक्शन में, इक्वल ला सकते हैं दोनों को, राइट एंड लेफ्ट साइड को। और उसके लिए 2 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं कि जब उनका दोनों रिएक्शंस के स्पीड इक्वल हो जाएगी और दोनों रिएक्शन के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम को आपने याद रखना है, इसके हम आगे रूल्स भी करेंगे, डिफरेंट रूल्स हैं जिससे आप इक्विलिब्रियम को रीअटेन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइबर प्रोसेस। बेसिकली अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। हमने पढ़ा हुआ है अमोनिया एक गैस है जो रिलीज हो रही होती है, बेसिक नेचर होती है अमोनिया की। हम अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कि आप अमोनिया को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस इसको बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अच्छा, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हाइबर प्रोसेस होता है, इसका नाम है स्पेसिफिक प्रोसेस कॉल्ड हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस सिंपल है अमोनिया बनाना। आप हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास अमोनिया बनता है। अभी हम इसकी इक्वेशन बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल वर्ड इक्वेशन करते हैं। ये वर्ड इक्वेशन होती है जब आप वर्ड्स में लिख रहे होते हैं। नाइट्रोजन गैस जब रिएक्ट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ तो प्रोडक्ट में अमोनिया बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मीन्स कि अमोनिया दोबारा से ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस जिसमें हम इंडस्ट्री में अमोनिया बना रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम हाइबर प्रोसेस कहते हैं। बहुत लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री होती है जिसमें आप अमोनिया बना रहे होते हैं। क्यों हम अमोनिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लार्जर स्केल पे, उसकी एक रीज़न है कि अमोनिया के यूजेस। अमोनिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके यूजेस एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है। जो आपके वो फायरवर्क्स होते हैं ना बेसिकली, उसको बनाने के लिए अमोनिया यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उन सब में अमोनिया यूज़ होता है। बेसिकली अमोनिया सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है और आपको पता है कि नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, बायो में आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए अमोनिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी फर्टिलाइजर्स हैं वो बन रही होती हैं अमोनिया से। फर्स्ट यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, फायरवर्क्स और ये सब कुछ इसमें आता है। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है।
एंड इसके अलावा नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, डिफरेंट रिएक्शंस में यूज होता है, तो उसको बनाने के लिए भी अमोनिया यूज होते हैं। ये कुछ यूजेस हैं अमोनिया के। क्यों हमें अमोनिया बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि उसके मेन यूज़ तो उसका फर्टिलाइज़र है। जितने भी बेसिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया से आ रही होती है। डीएपी है, डाइफॉस्फेट अमोनियम डाइफॉस्फेट समथिंग लाइक दिस, उसमें भी अमोनिया यूज़ हो रहा होता है। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें अमोनिया यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके सोर्सेज। हमारे पास दो रॉ मटेरियल्स हैं जिनके साथ मिलके अमोनिया बनता है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। दोनों रॉ मटेरियल गैसेस फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो इसलिए जो आपके पास रॉ मटेरियल ऑब्टेन कहाँ से होंगे उस पे क्वेश्चन आता है। वो पूछते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बताएं, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बताएं कि आप नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं अमोनिया बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो एयर है। एयर में आपको पता है नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। तो हमारे पास ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन, तो हमारे पास मेन सोर्स ही नाइट्रोजन का एयर है, कहीं और से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एयर में नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कंटेन्स 78% नाइट्रोजन। अब आप एयर तो गैस है, उसमें से हम नाइट्रोजन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे या रिमूव करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपने चैप्टर 6 में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें आप पेट्रोलियम को हीट करते हैं और डिफरेंट फ्रैक्शंस में वो सेपरेट होता है, रिफाइनरी गैसेस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मतलब इन सब फ्रैक्शंस में सेपरेट हो रहा होता है। और आपको पता है वो सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली एयर में से नाइट्रोजन को कैसे सेपरेट करना है, पहले आप एयर को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे जैसे ही नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा नाइट्रोजन के वेपर्स बनेंगे और वो फिर हम कंडेंस कर लेंगे और लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लिक्विड नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए यूज हो गई। ओके, तो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है। नाइट्रोजन ऑब्टेन थ्रू, तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि गैसेस की भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकती है, बस आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवानी पड़ती है। और ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे ही होगी। तो नाइट्रोजन का तो सिंपल सा सोर्स है, एयर से आ जाएगी नाइट्रोजन। एंड सेकेंड ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हम कहाँ से लेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो हमारे पास फ्रैक्शंस सेपरेट हो रही थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, उन सारी फ्रैक्शंस को कि जब हम उनकी क्रैकिंग करवाते हैं या स्टीम रिफॉर्मिंग करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हम सिंपल फ्रैक्शनल वो हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करेंगे। मीथेन अगर आप यूज़ करते हैं, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी आपके पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह आप वो कार्बन मोनोऑक्साइड साथ बना रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, और फिर वही फर्दर आगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हारिस आपको किस चीज़ की हंसी आ रही है? जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, आप लोग ये रिएक्शंस रुकेंगे या मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूं? जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें
उनकी अगर हम स्टीम रिफॉर्मिंग करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, प्रोड्यूस बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्पेसिफिकली मीथेन यहाँ पे यूज होता है, तो अगर आप मीथेन भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप हाइड्रोकार्बन लिखते हैं तो भी ठीक है। तो अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन पूछेंगे तो मीथेन या हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली होता क्या है कि मीथेन और रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये सब गैसेस हैं। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको आप बैलेंस कर लें। तो आपके पास जब भी आप मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हो तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रही होती है। इस हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। नाइट्रोजन ऑलरेडी हमने ले ली है वहाँ से एयर से, और हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगी, तो इनके रिएक्शन से अमोनिया बनेगा। इसके बाद आपके पास आता है अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारा प्रॉपर हाइब्रिड प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हाइब्रिड प्रोसेस में क्या क्या कंडीशंस यूज होंगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाइब्रिड प्रोसेस में जो आपने नाइट्रोजन ऑब्टेन की है एयर से, वो रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस के साथ जो हमने हाइड्रोकार्बन से ली है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, और प्रोडक्ट में अमोनिया बनेगा NH3 गैस। इसको बैलेंस करते हैं, 2 आएगा प्रोडक्ट साइड पे, 2 3 6, 3 2 6, बैलेंस होगी। तो आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में अमोनिया बन रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, और रिएक्शन जब बैकवर्ड मूव करेगा तो अमोनिया की ब्रेकडाउन होगी और दोबारा से वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस में कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, और वो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना रखेंगे हम, और कैटलिस्ट यहाँ पे क्या यूज होता है। फर्स्ट थिंग, टेम्परेचर। इस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस। प्रेशर यहाँ पे 20,000 किलो पास्कल है, और अगर आपको वो ATM में पूछते हैं एटमॉस्फेरिक, एक तो आपको पता है पास्कल होता है यूनिट और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है यूनिट प्रेशर के लिए, तो दोनों में वैल्यूज पता होनी चाहिए। 200 ATM है, ठीक है। तो अगर आपको ATM में वो प्रेशर पूछ रहे हैं तो 200 है, और अगर वो आपको पास्कल में प्रेशर पूछ रहे हैं तो आपके पास वो 20,000 किलो पास्कल है। कैटलिस्ट is iron, simple iron metal, Fe। सिंपल आप आयरन मेटल को ऐड कर दोगे तो वो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा और रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगा। आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करवा रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन कंडीशंस हैं जो हाइब्रिड प्रोसेस में चाहिए होती है रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो अमोनिया नहीं बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इसका डिसएडवांटेज भी है इस प्रोसेस का, कि आपके पास, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, एसिड्स बनाने के लिए, लेकिन आपको पता है दिख रहा है कि रिएक्शन बैक साइड पे भी जा रहा है, तो अमोनिया जो है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। तो हमारे पास वो जो प्रॉपर अमोनिया है वो तो बन ही नहीं रही।
अब आप क्या करें जिससे आपके पास अमोनिया ज़्यादा बने, क्योंकि इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो सिर्फ 16% है। 16% बहुत कम यील्ड है। यील्ड मीन्स प्रोडक्ट। तो हमारे पास इतना कम प्रोडक्ट निकल रहा है, तो आप अगर एक इंडस्ट्री चला रहे हैं जिसमें आप अपना इतना आपका एक्सपेंस आ रहा है, आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट दे रहे हैं, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी यूज़ हो रही है, तो इतने एक्सपेंस के बाद आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट अगर मिल रही है तो आपको तो फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको तो नुकसान हो रहा है। तो हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बने, वो हम देखेंगे। कुछ हमारे पास रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे। जो यील्ड है, यील्ड मीन्स प्रोडक्ट इज ओनली 16%, इतनी कम अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। अब इस यील्ड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई होंगे। अगर मैंने यहाँ पे इसकी एंथैल्पी नहीं लिखी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी होती है 92 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी आपको पता है एनर्जी चेंज होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सेंटर में जो एनर्जी चेंज आ रहा है उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी -92 किलो जूल पर मोल है। ओके, तो आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट में जो एक्सपेंस आ रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं है इतनी कम यील्ड। इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे, इसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, ले शट्टर प्रिंसिपल कहते हैं, जिससे आप इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बने। अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, तो इक्वल इसमें रिएक्टेंट है और इक्वली प्रोडक्ट है। जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे, उतना ही आपके पास अमोनिया है। तो अमोनिया की अमाउंट बढ़ नहीं रही, वो कांस्टेंट रह रही है। उसको बढ़ाने के लिए हम ले शट्टर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, और वो ले शट्टर प्रिंसिपल अमोनिया की प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है। और वो हम अब कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी हो चुका है।